तो कल हमने क्या किया था? कल हमने लंग्स में कैसे लंग्स का प्रॉब्लम होता है पता चलता है। हमारी जो राइट साइड की वाता उंगली पे और पित्ता उंगली पे गॉल ब्लैडर का ये दोनों किया था। कौन से एंड पे क्या फील होता है सब ये करके। और आज हम लोग लीवर करने वाले हैं। बोल रहे थे डिटेल में बोलूं सर कि ठीक है? नहीं नहीं, कोई नहीं। हम्म चलिए, तो आप लोग मेडिटेशन करके रेडी हो गए हैं? यस सर। ठीक है, चलिए आज हम लीवर को जानते हैं कि लीवर का जो पल्स है वो हमारा कहाँ पर मिलेगा। तो सोचिए, लीवर हमारा किधर है? राइट हैंड के सेकंड फिंगर के डीप में सर। हम्म लीवर हमारा राइट साइड में है, तो लीवर की जो पल्स है वो डीप अंडर द मिडल फिंगर ऑफ द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली के नीचे जो गहरी नाड़ी हम चेक करते हैं और लीवर से संबंधित है। और इसमें हम देखते क्या है? इसमें भी हम यही देखते हैं कि वात, पित्त और कफ में से कौन सा दोष प्रमुख है। वात प्रमुख है, पित्त प्रमुख है, कौन सा दोष प्रमुख है? अब जो दोष ज्यादा, वही दोष ज्यादा उसमें दिक्कत करेगा। अब उसके जो भी गुण होंगे, मतलब चाहे वो उसके गुण धातु के हों चाहे उसमें दोष के हों, आ, लीवर की नाड़ी मान लो कमजोर है,
और वह कफ का उछाल दे रही है। अच्छा, जब भी हम ऑर्गन की पल्स चेक करते हैं, तो जिस फिंगर को हमें चेक करना है, मतलब जिस ऑर्गन को चेक करना है, उसी ऑर्गन के बारे में आपको सोचना है, उसी ऑर्गन के बारे में देखना है, ठीक है? और सिंगल-सिंगल फिंगर से आपको यह चेक करना होता है। अब यदि लीवर की नाड़ी कमज़ोर है और कफ का उछाल मिले, इसका मतलब ये है कि कफ की जगह पर उछाल आएगा, स्पाइक आएगी। मतलब प्रॉक्सिमल एंड पे। ये भूल तो नहीं गए प्रॉक्सिमल, डिस्टल, मिडल? नहीं सर, प्रॉक्सिमल टूवर्ड हमारे रिंग फिंगर की साइड में हो गया, लिटिल फिंगर की साइड में हो गया। और हुँ, जो डिस्टल होता है वो हमारे थंब की साइड में है। और मीडियल बीच में मिडल वाला पार्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब आप देखो कि यदि कफ का जगह पे मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि लीवर में कफ का जो मटेरियल है वो ज़्यादा जमा हो गया है। लीवर के उस पर कफ मिल रहा है, इट मीन्स क्या कि उसमें कफ के गुण ज़्यादा हो गए हैं उसमें। और कफ मीन्स उधर क्या हो गया है, लीवर में फैट, मतलब जब कफ के गुण होते हैं तो लीवर में क्या होता है? लीवर फैटी हो गया है, लीवर में वसा इकट्ठी हो गई है, लीवर का साइज बड़ा हो गया है। और जो ऐसा लीवर होता है जिसका जो फैटी हो गया है, तो उसमें क्या होगा? तला हुआ, ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन वो जो है ठीक से नहीं पचा पाएगा। फिर हम यही बोलते हैं कि मैं जैसे ही तला हुआ या दूध वाली बनी हुई दूध की कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मुझे एसिडिटी होती है, जलन होती है, वोमिटिंग आती है। बल्कि मैं तो घी तो खा ही नहीं सकता, मैं दूध पी नहीं सकता, मैं चाय पी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका लीवर फैटी है, लीवर कमज़ोर हो गया है। मान लो एक उदाहरण हम देखें, जैसे रसोई, गाँव में रसोई देखी है ना आपने? जी गाँव सर। में गाँव में जो रसोई होती है, उस रसोई की चिमनी होती है उसमें, जिसमें से धुआँ निकलता है। अब वो धुआँ उधर चिमनी में बहुत ज़्यादा जम जाए, तो धुआँ बाहर निकलना बंद हो जाता है।
देखा होगा ना कि उधर चिमनी में वो धुआँ जम जाता है इधर, यस सर, यस सर। है ना? यहाँ पर भी सर, यहाँ पर भी होता है ना सर, जम जाता हाँ, होगा, पूरा दिखाई देता है। तेल हाँ, वेल सा पूरा चिकड़ चिकड़ सा। हाँ, बिल्कुल वो चिकना-चिकना सा, है ना? तो अब वो जब ज़्यादा जम जाएगा तो क्या होगा? धुआँ बाहर निकलना बंद हो जाएगा, फिर आपको उतारना पड़ेगा। तो ऐसे ही लीवर में कफ जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे लीवर अपना काम करना बंद कर देता है, भारी हो जाता है। इसी को आज मॉडर्न साइंस में फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर मीन्स कि लीवर में कफ जमा हो गया है। अब जब कफ जमा हो जाता है तो इसमें हेपेटाइटिस भी हो जाता है। डिजेनरेटिव चेंजेज आ जाते हैं, है ना? लीवर इनलार्ज हो जाता है। अब जब कफ जमा हुआ तो उसमें हेपेटाइटिस का क्या संबंध है? हेपेटाइटिस कैसे हुआ? ये कैसे होता है जब जब ये आपके लीवर में बहुत ज़्यादा कफ हो गया, तो वह हेपेटाइटिस ए की कंडीशन दिखाता है। हेपेटाइटिस ए होता है इन्फेक्शन से। देखा होगा ना आपने हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 3 यस सर। कंडीशन होती हैं, है ना? तो सीरम हेपेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं, वो इन्फेक्शन से आता है। क्योंकि वायरस या फिर शरीर अ, जो वायरस होता है ना वायरस, वो हमारे शरीर के जो द्रव हैं, उनमें निवास करता है, यानी कि कफ के अणुओं में निवास करता है वायरस। जैसे आपका सीरम हो गया, लार हो गया, स्पम हो गया, इनमें वायरस का जगह है। जैसे मान लो गंदा पानी ठहरा हुआ है तालाब में, तो अब उसमें जो है ना, वो जो ठहरा हुआ पानी है ना, उसमें गंदगी ज़्यादा पनपती है। जो पानी ठहरा हुआ है, उसमें गंदगी ज़्यादा पनपती है, बहते हुए पानी में नहीं पनपती। ये तो देखा है ना आपने? यस सर। तो ऐसा ही कफ के साथ भी होता है। इसमें भी क्या होता है कि कफ प्रधान है, तो वायरस आसानी से टिक जाते हैं उसमें, आसानी से बैठे रहते हैं। और इसी के कारण से ये हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे चल कर के हेपेटाइटिस सी में बदल जाएगा। मतलब शुरुआत तो यहीं से होगी ना।
यस सर। और इसमें सीरोटिक परिवर्तन भी होते हैं। सीरोटिक परिवर्तन मतलब कि त्रिदोष विकार, वात, पित्त और कफ, तीनों जो है इसमें शामिल होते हैं। सीरोटिक चेंज मतलब कि डिजेनरेटिव चेंजेज। अभी बताया था ना मैंने कि इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस भी आते हैं। तो मतलब कि सिरोसिस, जिसे हम सोराइसिस बोलते हैं। तो सोराइसिस में क्या होता है कि जो हमारा लीवर है, उसकी जो सेल्स हैं वो धीरे-धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बात ध्यान भी रहे कि यदि शुरुआती अवस्था में लीवर को हम मतलब ध्यान दे लें, तो सबसे ज़्यादा जो पुनर्जन्म है या रीजनरेशन है, वो लीवर में सबसे ज़्यादा है। नई सेल बढ़ाने की जो क्षमता है, वो लीवर के पास सबसे ज़्यादा है और किसी भी ऑर्गन के पास नहीं है। ये उदाहरण मान लो हम देखें, जैसे कोई खेत की मिट्टी है, अगर वो पूरी तरह से बंजर ना हुई हो और यदि उस समय पे उसको हम सुधार लें, तो फसल दोबारा से उग सकती है कि नहीं उग सकती? यस सर। तो वो लीवर वो ज़मीन है, जो बंजर हो रही है, लेकिन पूरी तरह बंजर नहीं हुई है और उसमें ध्यान दिया जाए, उसमें जो बंजर हो गया उसको निकाल जो बंजर कर रहे हैं उसके अंदर जो झंखाड़ जो उग गए, उनको निकाल दें। उसकी खेत की जुताई अच्छे से करें, उसमें खाद पानी जो भी है, तो वो फसल दोबारा से दे सकती है वो ज़मीन। तो ऐसे ही यदि लीवर सोराइसिस में आप ध्यान दें तो लीवर को आप सुधार सकते हो। लीवर में कफ की के कारण जो है लिपोमा भी आता है। लिपोमा बोलते हैं ना, लिपोमा में क्या होता है जो जगह-जगह पूरी बॉडी में गाँठ सी हो जाती हैं। वसा युक्त ट्यूमर जिसे हम बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, शुरुआत में दर्द नहीं होता। पेशेंट बोलता है यहाँ भी गाँठ है, यहाँ भी गाँठ है, मेरे को पूरे शरीर में ही गाँठ-गाँठ होगी। तो गाँठ-गाँठ हो गई, अब मॉडर्न साइंस में बोलते हैं उसको लिपोमा हो गया। लेकिन आप क्या बोलोगे उसको? कफ की जमावट। हुँ, कफ जम गया है ना? लीवर में
अच्छा, लीवर की भूमिका हमारे शरीर में क्या रहती है? यह जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो कोलेस्ट्रॉल हम खाते हैं मतलब उसको टेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित करता है लीवर। अब जो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, उसको टेस्टोस्टेरोन में परिवर्तन करता है। तो यानी कि कोई व्यक्ति इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, तो इसका मतलब उसे क्या खिलाना पड़ेगा? फैटी चीज़ें। तभी तो टेस्टोस्टेरोन में उसको कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करेगा। लेकिन यदि उसके लीवर में कफ ज़्यादा जम गया, यानी कि लीवर फैटी है, तो उस व्यक्ति की लिबिडो कम होगी, ये ध्यान रखें। आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है कि मेरी जो काम इच्छा है, लिबिडो है, वो लो है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि उस व्यक्ति का लीवर फैटी है, कफ ज़्यादा जम गया है। तो एक ट्रीटमेंट तो आपको मिल गया जी। और दूसरा कि भाई जब तक सही नहीं हो जाओ तब तक टेस्ट वो क्या कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, और 1 पॉइंट लीवर तो आपको मिल ही गया। लीवर में बहुत मतलब ज़्यादा पावर है इनकी। अच्छा, इसमें रंजक पित्त होता है, रंजक पित्त। रंजक पित्त में भूतग्नि होती है। 5 प्रकार का पित्त होता है ना। भूतग्नि मतलब कि धातु की अग्नि का पोषण। भूतग्नि मीन्स धातु की अग्नि का पोषण। अब ये रंजक पित्त क्या काम करता है? रंजक पित्त रक्त को रंग और शक्ति देता है, रंजक पित्त। जो ब्लड लाल है, उसका रंग देने का काम रंजक पित्त का है, और पावर भी देता है उसको। और ये अपना काम करे इसके लिए भूतग्नि इसमें काम करती है। भूतग्नि मीन्स हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं। भूतग्नि मीन्स 5 महाभूत हैं जिनसे हम बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हम बने हैं। तो इन तत्वों को परिवर्तन करके सूक्ष्म अग्नि में बना देती है, और यही अग्नि भोजन से बने हुए रस को बने हुए पहले उस भोजन को रस में बदलती है, फिर रक्त में, है ना, रस में, फिर रक्त में, और ऐसे करके सातों धातुओं में ये बदलती है, और यही भूत अग्नि, इसी को भूत अग्नि हम बोलते हैं। और ये काम भूत अग्नि पर ही निर्भर है। अच्छा, यदि कफ मतलब बढ़ा तो और क्या क्या आएगा? हाई कोलेस्ट्रॉल आएगा, ओबेसिटी आएगी। किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो क्या है, मतलब कि इधर कफ जमा हुआ है, हाइपरटेंशन आएगी। आप देखेंगे कि और लो लिबिडो होगा। जितने भी मोटे व्यक्ति हैं उनका लिबिडो लो होता है, को हाइपरटेंशन होती है।
लेकिन यही जो स्पाइक यदि पित्त की जगह पे मिले, कहाँ मिले? पित्त की पल्स पे। पित्त मीन्स की मिडल फिंगर के मिडल कर्वेचर पे। तो इसमें हेपेटाइटिस ए होता है, जॉन्डिस आएगा, मोनोन्यूक्लियस आएगा, हेमोरेजिक कंडीशन आती है। जिसको हेमरेज होता है उसको आप बिना उसके आप बता सकते हो कि उस व्यक्ति के लीवर की स्पाइक कहाँ मिल रही होगी। और जिसको स्पाइक यहाँ हो ना, तो इसका मतलब उसमें डीप सीटेड एंगर है। हेट भी उसमें मिलती है, क्रोनिक फटीग भी मिलती है। क्या होता है कि जब पित्त की वृद्धि होती है तो शरीर में एक सिस्टमिक पित्त बढ़ जाता है, प्रणालीगत। और इसका जो इफेक्ट है रंजक पित्त पे पड़ता है। और ये अभी मैंने बताया था आपको, रंजक पित्त यकृत और रक्त से जुड़ा हुआ है। रंजक पित्त आपने सुना होगा ना कि खून में गर्मी बढ़ गई, ऐसा सुना है ना? यस। वो खून में गर्मी बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पित्त बढ़ गया है, और वो भी कौन सा? रंजक पित्त। क्योंकि रंजक पित्त का ही इफेक्ट ब्लड पे आता है, क्योंकि रंजक पित्त ही ब्लड को रंग देता है। और यही लीवर से जुड़ा हुआ है। अब रंजक पित्त यदि उग्र होगा तो उग्र होते ही, क्योंकि रंजक पित्त पे इफेक्ट पड़ेगा ना, और पित्त बढ़ रहा है तो उसका असर रंजक पित्त पे आएगा। तो पित्त ज्यादा है तो रंजक पित्त ज्यादा, वो ज्यादा होगा, हाई होगा। तो उसमें क्या बोलते हैं, खून में गर्मी बढ़ जाती है। फिर इसी से हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस आपका होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बढ़ा हुआ पित्त है वो लीवर की सेल्स को उत्तेजित करता है, और इससे हेपेटाइटिस है। और जो है आपकी स्किन में क्या बोलते हैं, पीलापन, आंखों में पीलापन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे मान लो पानी है, और पानी में हम हल्दी डाल दें, तो पानी का रंग क्या हो जाएगा? पूरे पानी में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता? पानी में हम हल्दी डाल दें यस तो सर। उसका रंग जो है पूरे पानी में फैल जाएगा।
तो ऐसे ही जो पित्त है, वो बढ़ेगा, तो उसका रंग कैसा है? पीला, हरा-पीला, है ना? तो अब उसका इफ़ेक्ट रंजक पित्त पे आता है। लीवर में पित्त बढ़ा, तो उसका असर रंजक पित्त पर आता है। रंजक पित्त को वो गड़बड़ कर देगा। तो अब उसका जो रंग है, वो रंजक पित्त पे आएगा। और रंजक पित्त का काम था रक्त का रंग देना, ब्लड में कलर जनरेट करना। तो अब रंजक पित्त तो पीला हो गया ना, तो पीला हो गया तो फिर उसमें क्या होगा? वो हर जगह पीला ही दिखेगा। समझ में आई बात? यस सर। और मतलब थोड़ा-सा और इसमें ईज़ी में जाएँ। मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। आ गया सर। हुँ। अच्छा, तब जब पित्त बढ़ता है ना, या खून में गर्मी बढ़ती है, तो ब्लीडिंग की प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब उसको नाक से खून आना, है ना? मसूड़ों से खून आना, थोड़ी-सी चोट पे भी। तो ऐसा क्यों होता है? पित्त का जो गुण होता है, वो उष्ण और तीक्ष्ण होता है। हमने पहले पढ़ा था कि पित्त का गुण उष्ण मतलब गर्म होता है और तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। शार्प होता है, इसी वजह से उसकी जो स्पाइक है वो शार्प मिलती है। अब उसके गर्म और तीक्ष्ण होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कमज़ोर और सेंसिटिव हो जाती हैं। इसी वजह से मसूड़ों से खून आना, बवासीर में ब्लड आना, आँखें लाल हो जाना, थोड़ी-सी चोट लगी तो उसी से ब्लड आ जाना, वहाँ पे नील आ जाना, निशान बन जाना। जैसे समझो क्या होता है कि मान लो गर्मी ज़्यादा है और ज़्यादा गर्मी में रबर की जो पाइप होती है वो सख्त हो जाए, तो आसानी से फट जाएगी। सिर्फ पित्त यदि बढ़ गया तो रक्त नलिकाएँ जल्दी से नहीं, मतलब गर्मी ज़्यादा है और उसमें वो गर्मी में क्या हो जाता है, अ, हीट हो गया तो उसको वो गर्म करके उसको बहुत हाँ, नहीं उसको जो है ना गर्म करके, जैसे हमने किसी चीज़ को गर्म किया, तो अब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज़ हो गए, है ना? वो लूज़ होने से क्या हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और फट जाएगी वो। तो इस ऐसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी फटती हैं। अच्छा, पित्त का जो है ना इफ़ेक्ट हमारे भावनाओं पे भी पड़ता है, पित्त का इफ़ेक्ट। पित्त जिस व्यक्ति में ज़्यादा होगा, वो पहली चीज़ मतलब निर्णयात्मक होता है, निर्णय करने वाला होता है। पित्त वाले व्यक्ति ये काम कर सकते हैं ज़्यादातर, निर्णयात्मक। अच्छा,
वो आलोचनात्मक भी होता है, ज़्यादा आलोचना करने वाला होता है पित्त वाला व्यक्ति। उसकी आलोचना, इसकी आलोचना, और जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। अब वो मतलब हम किसी को बोल देते हैं वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जल्दी क्रोधित हो जाता है, उसकी आदत अच्छी नहीं है, वो ऐसे है। भाई वो उसकी आदत नहीं, उसके दोस्त की गड़बड़ी है। उसके भीतर जो है ना दबा हुआ गुस्सा रहता है। हेट, भी मैंने बताया था ना कि नफरत जमी रहती है, घृणा। जैसे एक बंद प्रेशर कुकर है और आप उसमें आग तेज कर दो, तो क्या होगा? सीटी आएगी कि नहीं आएगी? भाप निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। तो ऐसे ही उसमें दबा हुआ गुस्सा होता है, और जैसे जैसे पित्त बढ़ेगा तो भाई गुस्सा आएगा वो। और वो लगातार वो व्यक्ति जो है थका हुआ महसूस करेगा, बिना काम किए भी थकान महसूस करेगा। मोनोन्यूक्लियस भी होता है उसमें, तो ये भी जो है ना रंजक पित्त और क्या बोलते हैं लीवर की गड़बड़ी से होता है मोनोन्यूक्लियस। अच्छा, ऐसे में ब्लड टेस्ट में क्या मिलेगा? ब्लड सर टेस्ट में मोनोन्यूक्लियस क्या हो गया? एक डिजीज होती है। उसके फीचर्स क्या है, कैसे पता चल सकता है? मोनोन्यूक्लियस के मोनोन्यूक्लियस के फीचर, जैसे हमारा ये जो मतलब जो जुड़ा हुआ मामला रहता है रंजक पित्त से रहता है, और रंजक पित्त का काम है सर कलर ये देने ऐसा का। तो नहीं है कि मोनोन्यूक्लियस सेल्फ सेंटर्ड टाइप का? हम्म नहीं, मोनो, देखो एक चीज हम समझते हैं कि इसको मतलब हम दो वर्डों से मिलके बनाए हैं, मोनो और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो है मोनोन्यूक्लियस है, ये मतलब आपका इन्फेक्शन से वो करता है, इन्फेक्शन होता है मतलब इसमें मोनोन्यूक्लियस में इन्फेक्शन होता है। और ये एक वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज। ज्यादातर ये यूथ में होता है ना। तो ये फैलता कैसे है? ज्यादातर मोनोन्यूक्लियस लार से फैलता है। यूथ में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो लगाव होता है वो मतलब ज्यादा होता है। वो एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से वो है ना, वो ज्यादातर एक ही गिलास एक चम्मच साझा करते हैं। दो फ्रेंड हैं, वो एक ही बोतल में वो पियेंगे,
तो इसको मोनोन्यूक्लियस को ना किसिंग डिजीज भी कहते हैं। मोनोन्यूक्लियस को किसिंग डिजीज कहते हैं ना, क्योंकि वो मोस्टली यूथ में ऐसा पाया जाता है। अब ऐसे इसमें क्या होता है, मोनोन्यूक्लियस में उसको एक तो कंटिन्यू बुखार रहेगा, गले में दर्द, टॉन्सिल जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, है ना? गर्दन के पीछे भी सूजन आ जाती है इसमें, और जो तिल्ली है वो बढ़ जाती है, ठीक है? और इसमें जो डायग्नोज होता है वो डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? और ऐसे में मतलब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता। इसमें आप यदि एंटीवायरल या और कुछ दें ना, तो केवल वो सपोर्टिव है। इसका अभी मतलब वो नहीं है, बुखार के लिए पैरासिटामोल वगैरह दे देंगे, लिक्विड पिलाएँगे, ठीक है? तो हमें मतलब इसमें रहती है 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते लगते हैं इसमें ठीक होने में। लेकिन इस ऐसे में तिल्ली फट सकती है, लीवर की सूजन, खून या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई भी जो है बहुत गड़बड़ मतलब इसमें आ सकती है। ठीक है? तो ये मोनोन्यूक्लियस है। न्यूरोथेरेपी में यदि हम बात करें ना, तो मोनोन्यूक्लियस हुआ क्यों? मतलब कि न्यूरोथेरेपी में यदि हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो वायरल तो है ही, लेकिन वायरल के साथ-साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को जो नर्व सिस्टम है उसकी भी कमजोरी है, कि उसके ऊपर वो कमजोर है नर्वस सिस्टम है, तभी तो इसके ऊपर इफेक्ट आया। दूसरा कि जो वेगस नर्व है वो भी अपना काम कम कर रही है, और जो गट ब्रेन है, गट ब्रेन में जा करके उसका खत्म हो जाना चाहिए था। और आपका थाइमस और स्प्लीन और लिम्फ नोड है, ये भी तो गड़बड़ हो गए ना। डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, थाइमस हाइपर हो रखा है, स्प्लीन और आपके लिम्फ नोड, इनमें भी जो है ना मतलब प्रॉपर सप्लाई नहीं है, यानी कि शरीर वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो इसमें जो सिम्पटम, थकान आ जाएगी, है ना? अभी व्यक्ति को थकान आ रही है तो न्यूरोथेरेपी क्या कह रहा है? एड्रिनल हाइपोथैलेमस के जो उधर थकावट है, गले में सूजन है, तो क्या कहेंगे हम? गले में सूजन है तो उधर के लिम्फ नोड्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? और साथ ही लिम्फ नोड सूज जाते हैं तो यानी कि उधर की नर्व ब्लॉकेज है, आप उधर से नर्व ब्लॉकेज को खोलोगे, तिल्ली बढ़ गई तो इसका मतलब स्प्लीन में हाइपोफंक्शन है, लीवर पे गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, मतलब जो हम न्यूरोथेरेपी में करेंगे, वेगस नर्व को, सर्वाइकल का एरिया, डोर्सल का एरिया, ठीक है? मतलब अपर लिम्स, लोअर लिम्स, और तो उनको तो खोलेंगे ना हम, उधर ब्लड सप्लाई कर देंगे। पेशेंट को गुनगुना पानी दें, नींद ज़्यादा दें, ठंडा या और इस टाइप का मतलब वो ना दें, तो हो जाएगा ठीक।
आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। सर ये ठंडा गर्म पानी ना देंगे तो क्या इसका थोड़ा ठंडा पानी ये आप लग। देंगे, ठंडा पानी अच्छा। देंगे तो वायरस जो भी है उसको जगह मिल रही है ना। यस सर समझ आया। फिर ठंडा पानी आप दोगे तो जो वायरस है उसको आपने एनवायरनमेंट दे दिया उसका, क्योंकि अभी तो पढ़ के आए ना हम कि वायरस कफ वाले जगह पे रहता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, जब ये इसमें बढ़ा होगा पित्त, तो ब्लड टेस्ट में क्या होगा? उसका उधर एसजीओटी एसजीपीटी दोनों बड़े मिलेंगे। ठीक है, यानी कि लीवर में पित्त अधिक है, पित्त की जो कोशिकाएं है ना वो ज्यादा हाइपर हो गई हैं, स्वेलिंग है उधर। ठीक वैसे ही जैसे एक मशीन मान लो ज्यादा चला लें हम तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगी वो, और उसका तापमान का जो मीटर है, टेम्परेचर मीटर, वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही यदि लीवर गर्म हुआ तो उसके अंदर जो एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लीवर के जो भी फंक्शन है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अब हमें यदि उसको करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी लीवर की गर्मी को कम करेंगे, पित्त को कम करेंगे, है ना। तो ब्लड को ठंडा करेंगे, मतलब उसको जो भावनात्मक रूप से उसको गुस्सा आ रहा है उसको कम करें। तो आप उसको ठीक कर लेंगे। और यदि यही चीज वात वृद्धि में हो गई, वात में मतलब आपको स्पाइक मिल रहा है, यही आपको वात में स्पाइक मिले तो क्या होगा, वात में यदि आपको स्पाइक मिलेगा ना तो क्या होगा, उसका एसजीओटी एसजीपीटी कम होगा ब्लड रिपोर्ट में। ठीक है। आज मॉडर्न साइंस में एसजीओटी एसजीपीटी कम है मतलब चलेगा, नॉर्मल है ऐसा बोलेंगे। लेकिन आयुर्वेद की भाषा में एसजीओटी एसजीपीटी का कम होना वात अधिक हो गया लीवर में, और वात बढ़ने पे क्या होगा, यकृत में वात दोष बढ़ जाएगा। और वात का स्वभाव है क्या, दबाना, सुखाना, सिकोड़ना। इसलिए पित्त दब जाएगा, पित्त की क्रिया कम हो जाएंगी और उसके एंजाइम घटने लग जाएंगे। ठीक है। मान लो जैसे आप चूल्हे में आग जला रहे हो, अब उसमें ना हवा तेज कर दो आप, चूल्हे में आग जला रहे हो और हवा तेज कर दो तो क्या होगा, आग ठीक से जल पाएगी क्या?
नहीं, वो इधर उधर उड़ेगी, है ना, ठीक से नहीं जल पाएगी। तो ऐसे ही वात बढ़ने पे पित्त की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है। फिर वात के गुण, सूखा है तो सुखा देगा रुक्ष। तो यकृत की जो सेल्स हैं लीवर की वो सूखने लग जाएंगी, सिकुड़ने लग जाएंगी। उसका आकार चेंज होने लग जाएगा कि लीवर सूख रहा है। उसकी जो सेल हैं उनकी संरचना, उनकी बनावट गड़बड़ होने लग जाएगी। जैसे किसी अंगूर को हम धूप में सुखा लें तो क्या हो जाएगा? किशमिश है। किशमिश बन जाएगी। उसका आकार छोटा हो जाएगा, है ना। उसका जो लचीलापन, जो सॉफ्टनेस था वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही वात बढ़ेगा तो यकृत की जो सेल हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सूक्ष्म हो जाती हैं। और यही समस्या आगे चल के क्या देगी? जब सिकोड़ेगी तो उससे लीवर के अंदर दबाव बढ़ने लग जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन होने लग जाएगी। जो पोर्टल वेन है ना, मतलब लीवर को दो जगह से वो मिलता है ब्लड सप्लाई, पोर्टल वेन से और हेपेटिक वेन से। अब जो पोर्टल वेन है तो उसमें मतलब हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी कि उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाएगा। और ये स्थिति बहुत गंभीर होती है, क्योंकि वात का जो गुण होता है वो चलायमान होता है और फिर वो पित्त को जबरदस्ती धकेलता है। क्योंकि वात पित्त नहीं, ये पित्त और आपका कफ और जितनी भी धातुएं हैं सब लंगड़ी हैं, सब लंगड़ी लूली हैं वो, मतलब अपने आप से नहीं चल सकती, वात ही उनको लेके जाता है। तो जो इसका, क्योंकि वात का गुण है चलायमान, चलन, चलने का, तो फिर वो उधर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो पित्त को जबरदस्ती लेके जाएगी। और इससे जो है ना ब्लड वेसल्स पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा और लास्ट में होगा क्या, ब्लीडिंग होगी। जैसे मान लो कोई पतली पाइप है, उस पे हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा? फट जाएगी सब। अंदर का जो पानी है वो प्रेशर देगा ना, तो कहीं दूसरी जगह से फूट जाए। ऐसे ही यदि लीवर में दबाव बढ़ा तो रक्तस्राव हो सकता है। यदि आपको लीवर की नाड़ी कमजोर और उसमें वात का उछाल मिल रहा है तो यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि लीवर कमजोर हो चुका है। और ये स्थिति जो है उपेक्षा के योग्य नहीं है, क्योंकि उसको आगे चल के सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, अंदर का ब्लीडिंग होना, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। यस सर।
अच्छा, रंजक पित्त और रक्त धातु 2 चीज़ें और आई थी हमने। तो इसमें रंजक पित्त क्या करता है, रस्य धातु को रंग देता है, मतलब आरबीसी का निर्माण करता है। और यदि ये पित्त ज़्यादा हुआ तो आरबीसी के निर्माण को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? यस तो सर। इससे जब ये होगा तो इससे जो एनीमिया आता है, सिकल सेल एनीमिया, सुना है ना आपने? यस सर। सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये आपने एनीमिया के नाम सुने होंगे। यस सर। तो ये रंजक पित्त और रक्त धातु, जब रंजक पित्त रक्त धातु को मतलब उधर वो रंग देता है, उसका मतलब धातु को आरबीसी के उसके निर्माण करता है, और यदि यही लीवर में ज़्यादा हो जाए तो वो काम नहीं होगा। फिर वो नहीं होगा तो सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये आएंगे। रंजक पित्त की जो भूत अग्नि है वो रक्त धातु की अग्नि पे प्रभाव डालेगी। ठीक है। तो उससे ये जो है काफी इसमें दिक्कत आती है। ठीक है। तो चलिए, तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से। इसमें आगे यस सर। पढ़ने को तो बहुत कुछ इसमें हम देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम देखें तो वो ठीक है। यस सर। है ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसमें हम कल देखते हैं फिर आगे। थैंक यू सर। कोई डाउट, क्वेश्चन? सर एक बार रिवीजन करेंगे तो कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।